घटना है झुंझुनू के सुल्ताना गांव की। किराए के घर में रहने वाले पति पत्नी के घर से दो शव बरामद होते हैं। आर्मी का जवान जो कि किराए के घर में रहता था, उसने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। पत्नी का शव घर के रसोई घर में पड़ा हुआ मिलता है, जबकि आर्मी जवान का शव जो है वो फंदे से लटका मिलता है। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं। पुलिस वालों को प्रथम दृष्टि में यही लगता है कि ये घरेलू लड़ाई झगड़े के कारण इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। मरने वाली महिला का भाई सुल्तान थाने में अपनी बहन के ससुराल वालों पर दहेज मांगने और उसको टॉर्चर करने का केस दर्ज करवाता है। झुंझुनू के चारावास का रहने वाला राजेश कुमार, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल रही होती है, वो गांव में ही एक कमरा किराए पर लेकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। किराए के मकान में राजेश ने एक रस्सी के साथ फांसी का फंदा बनाया और अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। उसकी पत्नी, जिसका नाम मंजू था और जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, उसकी लाश रसोई घर में गिरी पड़ी मिलती है। पुलिस वाले घटनास्थल की जांच करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं कि राजेश ने पहले अपनी पत्नी का गला घोंटा और उसके बाद फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। राजेश ने पहले तो मंजू का सर कई बार दीवार पर मारा, उसके बाद उसका गला दबाया और फिर जब उसको इत्मीनान हो गया कि वो अब मर चुकी है, उसके बाद एक प्लास्टिक की रस्सी वो लाता है और उसका फंदा बनाकर अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेता है। घटनास्थल को सील कर दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। मरने वालों के परिवार वालों से पूछताछ की जाती है ताकि पता चल सके कि इन सब जो हत्याओं का कारण क्या था। तो राजेश के बारे में पता चलता है कि राजेश जम्मू कश्मीर में सिपाही के पद पर तैनात था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो छुट्टी पर चल रहा था। तकरीबन 4.5 महीने से उसने छुट्टी ले रखी थी और वारदात वाले दिन से तकरीबन 4 दिन पहले ही दोनों ने अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक कमरा किराए पर लिया था। दोनों की शादी तकरीबन आज से 2 साल पहले हुई थी। पुलिस वाले मंजू के भाई और उसके परिवार वालों से सारे मामले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मंजू का भाई अपनी बहन के ससुराल वालों पर केस दर्ज करवाता है। मंजू के ससुर, जेठ और ननद के खिलाफ मारपीट और दहेज मांगने का केस दर्ज करवाया जाता है। दरअसल सारी वारदात का पता कुछ इस तरह से चला था कि मंजू का भाई, जिसका नाम विक्रम होता है, वो राजेश और मंजू के घर पर एक दिन सुबह 8 बजे किसी काम के लिए गया हुआ था। दोनों उस समय ठीक ठाक थे। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद कुछ देर विक्रम जो है वो उनके साथ बैठता है। विक्रम की माँ रोज़ सुबह अपनी बेटी मंजू से मोबाइल पर बात करती थी। वारदात वाले दिन भी माँ ने अपनी बेटी को फ़ोन कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से मंजू ने फ़ोन नहीं उठाया। माँ ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन मंजू दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठा रही थी। मंजू की माँ को चिंता होने लगती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, इसलिए वो अपने बेटे विक्रम को बुलाती है और उसको कहती है कि मैंने कई बार मंजू को फ़ोन किया, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही। मंजू जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो विक्रम बोलता है कि कोई बात नहीं माँ, मैं अभी उसके घर जाकर देखता हूँ। और ऐसा बोलकर विक्रम अपनी बहन मंजू के घर चला जाता है। विक्रम जब मंजू के घर जाता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। विक्रम दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। विक्रम परेशान हो जाता है। जिस घर में उसकी बहन और जीजा रह रहे थे, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर उस मकान का मालिक भी रहता था। वो मकान मालिक के पास जाता है और उनको बोलता है कि काफ़ी देर से वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन उसकी बहन दरवाज़ा नहीं खोल रही। तो मकान मालिक बोलता है कि दरवाज़े की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है, मैं अभी दरवाज़ा खोल देता हूँ। और मकान मालिक दरवाज़े की डुप्लीकेट चाबी लेकर आता है और दोनों मिलकर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर विक्रम और जो मकान मालिक है वो हैरान रह जाते हैं। विक्रम का जीजा राजेश फंदे से लटका हुआ था, लेकिन विक्रम की बहन चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शोर पड़ जाता है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस वाले सारे घर की तलाशी लेते हैं तो विक्रम की बहन जो मंजू होती है वो रसोई घर में मृत पड़ी हुई मिलती है। दरअसल मंजू और राजेश की शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ देर बाद तो दोनों ठीक ठाक रहे,
लेकिन उसके बाद दोनों के बीच दिन ब दिन झगड़े बढ़ते जा रहे थे। और तकरीबन 3 महीने पहले राजेश कुमार, मंजू के ससुर, मंजू की दोनों ननद और जेठ ने मिलकर मंजू को पीटा था। मंजू उस समय घर से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। उसके बाद मंजू 100 नंबर पर पुलिस वालों को फ़ोन करती है। पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं और सारे परिवार वालों को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। लेकिन तब बड़े बुजुर्ग बीच में पड़कर दोनों का आपस में समझौता करवा देते हैं। और समझौता ये होता है कि मंजू और उसका पति अब अपनी फैमिली से अलग एक किराए का घर लेकर वहाँ पर रहेंगे। राजेश अगले ही दिन एक घर अपने पास में ही किराए पर लेकर अपनी पत्नी मंजू के साथ वहाँ पर चला जाता है। और उसके कुछ दिनों बाद ही ये खबर आती है कि राजेश ने अपनी पत्नी को जान से मारकर खुद भी सुसाइड कर ली। अब ये सारा मामला क्या था, क्यों राजेश ने अपनी पत्नी को जान से मारा, पुलिस वाले इस सारे मामले की तहकीकात करने लगते हैं। तो जो वजह इस कत्ल कांड की निकल कर सामने आती है वो बहुत ही हैरान करने वाली थी। दरअसल मंजू की शादी में मंजू के घर वालों ने उसको जो गहने दिए थे वो मंजू के ससुर राम स्वरूप ने मंजू से बहाने से लेकर अपने पास रख लिए थे। राम स्वरूप ने मंजू को कहा कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, घर में चोरियां बहुत होती रहती हैं, तुम अपने सारे ये गहने उतार कर मुझे दे दो। बहू अपने ससुर की बातों पर विश्वास कर लेती है और अपने सारे गहने निकाल कर अपने ससुर राम स्वरूप को दे देती है। लेकिन इसके बाद राजेश की बहन संजना वही गहने पहनकर एक शादी समारोह में जाती है और अपनी फ़ोटो स्टेटस पर लगाती है। जब बहू मंजू ये स्टेटस देखती है कि उसकी ननद ने उसके गहने पहने हुए थे तो वो गुस्से से तिल मिला जाती है और तभी से परिवार के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल होता यूँ है कि सारे विवाद की जड़ गहने बनते हैं। मंजू को शादी में उसके घर वालों की तरफ से काफ़ी गहने मिले थे। गहनों की कीमत लाखों रुपए में थी। मंजू का ससुर बहाने से मंजू के गहने उतरवा लेता है और अपने पास रख लेता है। मंजू को कहता है कि मैं ये गहने लॉकर में रख देता हूँ। मंजू गहने वापस मांगती है तो राम स्वरूप गहने वापस देने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी इसलिए मैंने वो गहने बेच दिए। मंजू बार बार अपने ससुर को बोलती है कि मुझे दिन त्योहारों पर वो गहने पहनने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका ससुर कहता है कि वो गहने तो मैंने बेच दिए, अब मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने कर्जा ले रखा था, कर्जा उतारने के लिए मैंने वो तुम्हारे गहने बेच दिए, जब मेरे पास दोबारा से पैसे आ जाएंगे तो मैं फिर से तुम्हें नए गहने बनवा दूँगा। लेकिन एक दिन संजना ने व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो अपलोड किया था। फ़ोटो उसने स्टेटस में डाला था। फ़ोटो में उसने वही गहने पहने हुए थे जो कि मंजू ने अपने ससुर को रखने के लिए दिए थे। मंजू ये सब देखकर हैरान रह जाती है और वो अपने पति को बोलती है तो पति उल्टा उसी को डांट कर कहता है कि चुप रहो। लेकिन मंजू चुप नहीं रहने वाली थी। उसने अपने ससुर से इस बारे में बात की तो मंजू की दोनों ननद संजना और किरण और उसके साथ उनका जेठ, ससुर सब ने मिलकर मंजू को मारा और उसको जान से मारने की कोशिश की। तब झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि मंजू अगर उस समय वहाँ से भागकर अपनी जान नहीं बचाती तो शायद उसके ससुराल वाले उसको जान से ही मार देते। उस दिन मंजू ने अपने भाई को रात को तकरीबन 1:30 बजे फ़ोन किया था, लेकिन उसके भाई का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उसका भाई उससे बात नहीं कर पाता। तब मंजू ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं और राजेश को और उसके भाई को, ससुर को और उसकी दोनों बहनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तब मंजू का भाई बीच में पड़ता है और गांव के बड़े बुज़ुर्ग बीच में पड़कर उनका राजीनामा करवा देते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब मंजू जो है वो अपने पति के साथ रहेगी, लेकिन वो उस घर में नहीं रहेगी। अगर उसका पति उसको अपने साथ रखना ही चाहता है तो उसको अलग से कमरा किराए पर लेना होगा। राजेश इसके लिए भी मान जाता है और घर से थोड़ी दूरी पर एक कमरा किराए पर ले लेता है। लेकिन कमरा किराए पर लेने के महज 4 दिनों के बाद ही ये वारदात हो जाती है। वारदात वाले दिन सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि आसपास के लोगों को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि आसपास तो क्या, मकान मालिक तक को इसकी खबर नहीं हो पाती कि उनके नीचे वाले पोर्शन में कोई झगड़ा हो रहा था। दरअसल राजेश ने उस दिन टीवी की वॉल्यूम काफ़ी ऊंची कर दी हुई थी,
राजेश अपनी पत्नी को पहले तो डांटता है, फिर उसके बाद उसका सर दीवार पर कई बार मारता है। पत्नी लहूलुहान हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है। उसके बाद राजेश उसका गला तब तक दबाता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। जब राजेश को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि मंजू अब मर चुकी है, उसके बाद वो फांसी लगाकर अपनी जान भी दे देता है। ये मर्डर कोई प्री प्लानिंग से नहीं हुआ था। राजेश का अपनी पत्नी को मारने का कोई पहले से प्लान नहीं था, बल्कि उसका मकान मालिक तो ये कह रहा था कि राजेश सुबह से ही उसके पास ही बैठा हुआ था और उसके साथ हुक्का पी रहा था। उसको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि राजेश के मन में किसी भी तरह की कोई टेंशन चल रही थी। कुछ देर बाद वो वहाँ से उठता है और अपने घर चला जाता है। और उसके बाद जब मंजू का भाई मकान मालिक के पास आता है और दोनों कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, तब जाकर उनको पता चलता है कि उनके घर में इतनी बड़ी वारदात हो चुकी थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अव्वल तो लड़कियों को उनके माँ बाप को इतनी ज्वेलरी देनी ही नहीं चाहिए जो कि किसी फसाद की जड़ बन जाए, क्योंकि जैसे ही लड़कियों की शादी होती है उनके सारे गहने या तो उनके परिवार वाले किसी न किसी बहाने से अपने पास रख लेते हैं या फिर वो बेच देते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो महिलाएं खुद ही वो कीमती गहने पहनकर बाज़ारों में घूमती रहती हैं और वहाँ पर लूटपाट का शिकार हो जाती हैं। इस केस में भी ऐसा ही होता है। अगर मंजू को उसके घर वालों ने इतने कीमती जेवर ना दिए होते तो हो सकता है कि मंजू आज ज़िंदा होती। उसके घर में किसी तरह का फसाद होता ही नहीं। इतने कीमती गहने देखकर मंजू के ससुराल वालों के मन में लालच आ चुका था और उन्होंने अपनी बहू के गहने उतार कर अपनी बेटी को दे दिए। ये बात तो सरासर गलत थी। इसका विरोध तो मंजू ने करना ही था, लेकिन इसका विरोध करने पर मंजू के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।